अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, हम अपने आज के शो में एक ऐसे एरिया पे बात करेंगे, उन बच्चों के राइट्स के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में हम यूजुअली जो है ऑन मीडिया बात नहीं करते। हम बात करेंगे पाकिस्तान में ऑर्फन राइट्स के हवाले से। हम आपको बताएंगे कि जब हम यतीम बच्चों की बात करते हैं, जब हम उन बच्चों की बात करते हैं जिनको उनके पेरेंट्स जो हैं वॉलंटरली छोड़ देते हैं, या फिर वो बच्चे जो कि स्ट्रीट्स पे हमें नज़र आते हैं, जो चाइल्ड बेगर्स होते हैं, तो कानून में जो है उनको क्या प्रोटेक्शंस फराहम की गई हैं, इसके बारे में हमारी कोशिश होगी कि अपने आज के शो के ज़रिए हम आपकी रहनुमाई करें। इसके साथ साथ एक बहुत बेसिक लेवल पे हम आपको ये भी बताएंगे कि जब हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो वो किस तरह से इन तमाम वनरेबल सेगमेंट्स ऑफ द पाकिस्तानी सोसाइटी पर अप्लाई होता है। प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं, जब बहुत ज़्यादा इशूज़ आते हैं, ठीक है, इन बच्चों के राइट्स से रिलेटेड अदालतों में, मोर सो सुपीरियर जुडिशरी में, तो प्रैक्टिकली जो है अदालतों ने किस तरह से इनके राइट्स को इंटरप्रेट किया है, बल्कि टाइम एंड अगेन अपहोल्ड ही किया है। इस हवाले से एट द आउटसेट बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना कि 2014 में नादरा की एक पॉलिसी आई थी जिसके तहत जो है उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया था ऑर्फन्स को, ख़ास तौर पे उन बच्चों को जिनको अपने पेरेंटेज का जो है वो नहीं पता, उनके लिए CNIC एक्वायर करना। इस पॉलिसी के क्या रैमिफिकेशंस होंगे, क्या इम्प्लिकेशंस होंगे, इसके बारे में भी हम आपकी रहनुमाई करेंगे। हम बात करेंगे पाकिस्तान की नेशनल एंड इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के हवाले से, मोर सो जब वो अराइज करती हैं ऑर्फन्स या अबेंडन चिल्ड्रन के हवाले से। इन तमाम इशूज़ पे बात होगी और इन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मिस नाइमा अहमद जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मिस अलमास भट्ट जो कि सोशल वर्कर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। एंड वाया जूम हमें ज्वाइन करेंगी मिस साइमा अनवर जो कि पॉलिसी एक्सपर्ट हैं और उसके साथ साथ एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम एंड वेलकम टू द शो। नाइमा, मैं चाहूँगी कॉन्वर्सेशन की शुरुआत जो है वो हम आपसे करें। अगर हम यूनिसेफ और ग्लोबल पार्टनर्स की डेफिनेशन देखें यतीम बच्चे की, तो वो बड़ी क्लियरली कहती है कि जिसका एक या दोनों वालिदैन जो ना हो वो ऑर्फन कहलाता है। इसी तरह से जब हम डेवलप कंट्रीज़ यानी कि USA की बात करें तो हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि कोई भी ऐसा बच्चा जिसके दोनों वालिदैन ने उसको छोड़ दिया हो या दोनों की वफ़ात हो गई हो तो वो यतीम कहलाएगा। पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में आप ये डेफिनेशन जो है किस तरह से अप्लाई करती हैं? इसमें दो कैटेगरीज़ हैं, एक तो जिनकी अनआइडेंटिफाइड पेरेंटल लीनिएज ना हो, और दूसरा एक पेरेंट अगर वफात पा गए हैं तो दूसरा पेरेंट की लीगल कस्टडी में बच्चा ना हो। दोनों सूरत हाल में बच्चा यतीम कहलाता है। दिस इज़ ऑल्सो अ पाकिस्तानी एज वेल एज अ ग्लोबली रिकग्नाइज्ड डेफिनेशन, और इसी में ही हम अपना लॉ और कवानीन बेसिकली मैकेनिज्म लेके चलते हैं। बेसिकली मतलब टच स्टोन जो है वो कानून का ये है, इसी से जो है वो सारी चीज़ें एमिनेट करती हैं बेसिकली। अच्छा नाइमा, आपने डेफिनेशन के बारे में तो बताया, लेकिन एट अ वेरी बेसिक लेवल आप नाज़रीन की इस बात पे रहनुमाई करें। जब हम बात करते हैं ऑर्फन राइट्स की, ठीक है, यतीम बच्चों के हकूक़ के हवाले से, तो इस हवाले से पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनको क्या राइट्स देता है? दो आर्टिकल्स हैं, एक तो इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स है और एक राइट टू एजुकेशन है। अब ऑन पेपर तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया हुआ है, बट इन रियलिटी इन प्रैक्टिस हमें बड़ा अलग इसमें एक नज़रिया पेश आता है, बिकॉज कंपलसरी राइट्स बच्चों को दिए हुए हैं कि एजुकेशन होगी इनकी, बट प्राइमरी और सेकेंडरी पे हम तादाद नहीं देखते, चाहे यतीम हो या एक्चुअल चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 हो, तो वो इन प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट नहीं होता। मैडम, मैं आपकी तरफ आऊँगी, आप खुद भी एक ऑर्फनेज जो है वो रन कर रही हैं। इस हवाले से नाज़रीन को बताएं कि प्रैक्टिकली जब हम बात करते हैं इन तमाम राइट्स की, ठीक है, तो किस तरह से आप इनको इम्प्लीमेंट होते हुए देखती हैं? मोर सो द राइट्स जो इन्होंने मेंशन किए हैं, देखें तालीम हासिल करने का हक, बिकॉज ये वो फंडामेंटल चीज़ है ना, ठीक है। फिर राइट ये कि उनको एक अच्छी स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ दी जाए, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूडेड है बेसिकली राइट टू लाइफ के अंदर। इसी तरह से कि उनको एक्सप्लॉइट ना किया जाए। बिल्कुल, ये सारे राइट्स तो पेपर पे तो हैं। एजुकेशन जो बेसिक हेल्थ का जो सबसे बड़ी बात है, हेल्थ वो, और बच्चे का राइट है कि उसको मोहब्बत, प्यार, तवज्जो मिले, वो कहाँ आपको अवेलेबल हैं। अब मैं सिर्फ अपने अदारे की बात करूं तो उसमें तो ये है, क्योंकि वो बड़ी पर्सनलाइज्ड है केयर, क्योंकि हमारे पास है कि जी छोटा एक घर बनाते हैं, छोटे छोटे घर, हर घर में 8 to 10 चिल्ड्रन, एंड देन देयर इज ए मदर इन दैट हाउस,
and brothers and sisters. घर तो उसी को कहते हैं ना जहाँ माँ हो, बहन भाई हो, बिल्कुल, in place of your own. बिल्कुल. चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन ब्यूरो जो कि गवर्नमेंट का इदारा है वो काफी काम इसके ऊपर कर रहा है और हम देखते हैं कि वहाँ भी काफी कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है वो है. ठीक है, अच्छा बिल्कुल. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं जो जानना चाहूंगी आपसे वो ये कि बहुत दफा हम इस तरह के केसेस भी देखते हैं जहाँ पे बच्चे नहीं रहना चाहते अपने वालिदैन के साथ, उनके साथ अच्छा रवैया नहीं होता वालिदैन का, तो ऐसे केसेस में फिर आप लोग उनको लीगली किस तरह से टेक ओवर करते हैं? एट वन टाइम हुआ ये था कि बच्चे जो आते थे ना, वो जो हेड होता है इंस्टीट्यूशन का वो ही उसका गार्डियन होता था. अगर उस बच्चे को कहीं अडॉप्शन के लिए या कहीं और किया जाए तो वो उसके लिए जाके कोर्ट से, गार्डियन कोर्ट से हमें गार्डियनशिप लेनी पड़ती है, फिर ही हम उसको गार्डियन उसको कर सकते हैं. लेकिन अब नादरा की इस पॉलिसी की वजह से चीजें बहुत आसान हो गई हैं कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ता, किसी कोर्ट में नहीं जाना पड़ता. वी आर द लीगल गार्डियंस ऑफ द चाइल्ड. और बच्चे को हर आसानी हो गई है, लाइक एजुकेशन में. ये एक वक्त में ये बहुत प्रॉब्लम था कि आपको इंडिविजुअली जाके हर बच्चे की गार्डियनशिप लेनी पड़ती थी. इस पे मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैडम आपकी तरफ मैं आऊंगी. मैडम साइमा, कि अभी हम बात कर रहे थे फंडामेंटल राइट्स के हवाले से. पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो देता है ऑर्फन बच्चों को, उन बच्चों को जिनको अबेंडन कर दिया जाता है, इस हवाले से पर्टिकुलरली आर्टिकल 25A का हवाला देते हुए मैं आपसे पूछना चाहूँगी एज एन एजुकेशनिस्ट एंड एन पॉलिसी एक्सपर्ट, आप इस बात पर नाजरीन की रहनुमाई करें कि जब हम बात करते हैं इस आर्टिकल की जो कि फंडामेंटली कहता है कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हर 5 से 16 साल बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो फराहम करे, तो प्रैक्टिकली आप इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट होते हुए देखती हैं? मोर सो जब हम बात करते हैं यतीम बच्चों की, जब हम बात करते हैं उन बच्चों की जिनको उनके वालिदैन जो है वो छोड़ देते हैं. प्रैक्टिकली आर्टिकल 25A की इम्प्लीमेंटेशन में तो भी बहुत गुंजाइश बाकी है. आई थिंक आप लोगों को सबको पता होगा कि वी हैव परहैप्स दुनिया में दूसरे बड़े नंबर पे हमारे मुल्क में ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल से बाहर हैं, कोई 22 मिलियन से ज्यादा. तो ये बच्चे जिनकी आप आज बात कर रही हैं, ऑर्फन्स और स्ट्रीट चिल्ड्रन, ये बच्चे तो सबसे ज्यादा वनरेबल हैं. तो इनके लिए स्ट्रेटजीज डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा ये समझने की जरूरत है उनके सर्कमस्टेंसेस को, उनके बैकग्राउंड. ऐसे बच्चों के लिए जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, वर्किंग चिल्ड्रन है, उनके लिए हमें ऑल्टरनेटिव्स हम ढूंढते हैं एजुकेशन में भी, क्योंकि उनको बहुत मुश्किल है फॉर्मल स्कूल्स में मेन स्ट्रीम करना, एटलीस्ट शुरू में. तो उसके लिए बहुत सारे एनजीओज भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी काम कर रही है. ड्रॉप इन सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे बच्चे कुछ घंटे के लिए जा सकते हैं. सो आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी इज द की व्हेन जब हम इस तरह के बच्चों की बात कर रहे हैं, और फिर ग्रेजुअली हम उनको स्कूल्स में मेन स्ट्रीम करने की कोशिश करनी चाहिए. आपकी तरफ मैं आऊंगी, जहाँ पे हम बात करते हैं उन बच्चों की जो कि निगलेक्टेड होते हैं, जिस तरह के कानून में लिखा हुआ है, डेस्टिट्यूट होते हैं, ठीक है ना, तो उन बच्चों में फिर क्या क्या कैटेगरीज हैं? बिकॉज देखें ना, फिर ये कैटेगरी भी तो बहुत ज्यादा वाइड होगी. ऐसे बच्चे हैं जो कि नारकोटिक्स जो है वो ड्रग्स बेच रहे हैं, ठीक है, फिर ऐसे बच्चे हैं जो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं, ऐसे बच्चे जिनको फोर्स किया जा रहा है मुख्तलिफ किस्म के क्राइम्स कमिट करने के लिए. उसके लिए फातिमा हमारा बड़ा अच्छा एक पंजाब का कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है और ये पूरी कैटेगरीज एक्चुअली उसमें कवर होती हैं, जिसका नाम है पंजाब नेग्लेक्टेड एंड डेस्टिट्यूट एक्ट. और वो इसी स्पेसिफिकली ये चाइल्ड बेगरी, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन, इसके अंदर अब्यूज़ भी आ जाता है, एंड चाइल्ड बेगरी के अलावा अबैंडन एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन आ जाते हैं जो हु आर फोर्स्ड और ड्रग्स और नारकोटिक्स में बेसिकली एक्सप्लॉयट हो रहे होते हैं. सो बेसिकली इन सब का हवाला दिया हुआ है और ये बड़ा एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है. इसकी पेनल्टीज भी दी हुई हैं और नॉन बेलेबल है. और इसके अलावा हम मैकेनिज्म्स में देख सकते हैं जहाँ पे CPUs जिसे हम कहते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, हर तहसील में दिए हुए हैं, फ्रॉम राजनपुर टू सरगोदा टू रहीम यार खान. और बड़ा अच्छा काम ये अंडर द चाइल्ड वेलफेयर ब्यूरो ही आ रहा है और बड़ा अच्छा काम हो रहा है. आपकी तरफ मैं आऊँगी, आप नाजरीन की इस बात पे भी रहनुमाई करें कि किस किस्म के बच्चे जो हैं आप लोगों के पास आते हैं. बिकॉज हम देखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है ट्रेंड्स चेंज कर रहे हैं. ज़रूरी नहीं है कि टिपिकली कि कोई बच्चा यतीम ही हो तो वो इसको किसी इंस्टीट्यूशन में, ऑर्फनेज में जो है दाखिल कराया जाए. बहुत ज़्यादा बच्चे जो हैं वो नहीं खुश होते बल्कि भाग भी जाते हैं घरों से किसी ना किसी वजह की तहत. तो इस तरह के भी बच्चे आप लोग लेते हैं? हम ऑर्फन्स को ही लेते हैं, लेकिन उसमें सोशल ऑर्फन भी है कि फादर मतलब इज गॉन
मदर है बट शी हैज रीमैरिड, जी दूसरी शादी कर दी है उस सिलसिले में। एंड देन आपको पता है कि इस वक्त ऑर्फनेजेस में ऑर्फन्स कम हैं। तीसरी कैटेगरी वो है जो ब्रेक डाउन होता है फैमिली में, डिवोर्सेस, और उसके बाद पेरेंट्स आर डिवोर्स्ड और बच्चा जो है उनको अबैंडन कर रहा है। बाप तो पहले फौरन ही अबैंडन करता है, माँ जो है मजबूर है, उनके जो सेकंड हस्बैंड होता है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा उसके बच्चों को। और पहले जब शादी के वक्त तो वो कहता है कि जी हाँ मैं आपके बच्चों को लुक आफ्टर करूंगा। वंस शी इज प्रोड्यूस्ड अनदर चाइल्ड, फिर उसका वो होता है कि नहीं जी अब तुम्हारा बच्चा इसको छोड़ के आओ। तो वो फिर बच्चे जो हैं वो भी हमें लेने होते हैं, एंड वी फील दे आर द मोस्ट डिजर्विंग। बिल्कुल, आपकी तरफ मैं आऊंगी नाइमा, आपसे पूछना चाहूंगी कि नादरा की पॉलिसी आई थी 2014 में मोर पर्टिकुलरली आई थी, जिसके बाद जो है अब अपेरेंटली जो है वो ज्यादा आसान हो गया है ऑर्फन्स के लिए अपना CNIC लेना। प्रैक्टिकली बताएं कि ये पॉलिसी क्यों लाने की हमें जरूरत पड़ी, बिकॉज देखें इससे पहले भी तो एक सिस्टम चलता आ रहा था ना, और इस पॉलिसी के आने की वजह से क्या फायदा जो है वो अब होगा ऑर्फन्स को। फातिमा, इससे पहले मैं आपका ये सवाल आंसर करूं, आई डू वांट टू कोट सम स्टैटिस्टिक्स। कोई 47% हैं हमारे बच्चे पाकिस्तान में अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, और ये काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी है, तादाद है। और इनमें से रफ एस्टिमेट ये है कि 4 मिलियन ऑर्फन्स हैं, और अभी मैं इसमें नेग्लेक्टेड या डेस्टिट्यूट अबैंडन चिल्ड्रन की हम बात नहीं कर रहे। तो आप देखें ये कितना बड़ा सम है एंड कितना तवज्जो मांगता है ये वाला तबका जो कि बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल है। अब इसको हम लेके चलें, आप देखें अब इनके NIC व्हेन वी टॉक अबाउट, चलें आप ऑर्फन्स की 4 मिलियन NICs इन द सिस्टम, अभी ये रफ एस्टिमेट है, अभी इसमें अनरिपोर्टेड और रिपोर्टेड नहीं है। इसमें से आप देखें अगर इनके NIC ना हो उन बच्चों को, या जब वो ओवर 18 जाते हैं, मैट्रिकुलेशन में मैंने केसेस देखे हैं 4 साल उनको कोर्ट्स में ख्वार होना पड़ता है, लोगों को नौकरियां नहीं मिलती, एग्जाम्स नहीं अपने दे सकते। तो आप देखें हाउ इट इज़ अ चेन कनेक्टेड। राइट टू एजुकेशन की आप बात करते हैं, पर आप स्कूल या इंस्टीट्यूशन में आप दाखिला नहीं ले सकते। CNIC जो होता है वो कहीं भी किसी भी पाकिस्तान में आपका फंडामेंटल थिंग है, बल्कि ऐसी भी जजमेंट्स आई जहाँ पे आपने कहा अगर आप CNIC डिप्राइव करेंगे किसी को उसका, तो ये वायलेशन उसकी फंडामेंटल राइट की है। और इससे भी हम अगर पीछे चले जाएं, यूनिसेफ ने बड़ी अच्छी एक वो प्रोग्राम लॉन्च किया था, मास अवेयरनेस थी कि अगर आपका बे फॉर्म एज इन बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपका हो तो उसकी बेसिस पे भी CNIC बनाना आसान होगा। जब बच्चे के दोनों वालिदैन, जैसे मैडम ने कहा कि अगर डिवोर्स नहीं हुई और उससे पहले ही, अबैंडन होने से पहले ही बच्चा जब पैदा हो तो बर्थ सर्टिफिकेट आ जाए, तो ये भी एक आपको इंस्टीट्यूशनली स्ट्रक्चरली ये स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। बर्थ सर्टिफिकेट हो और साथ ही डिजिटाइज कर दें कि NIC उसकी बेसिस पे बन जाए। जी बिल्कुल नाइमा, आपका पॉइंट आ गया। मैडम मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप नाजरीन को बताएं कि 2014 में जब ये पॉलिसी पास हुई थी बेसिकली नादरा की, ठीक है, इससे पहले भी तो कोई ना कोई सिस्टम होगा ना इन प्लेस जिसके तहत जो है हेड्स ऑफ मुख्तलिफ ऑर्फनेजेस वो जाके बच्चों की लीगल गार्डियनशिप एक्वायर कर रहे होंगे अदालतों से। तो प्रैक्टिकली जो है फिर इस पॉलिसी के आने का क्या फायदा हुआ? देखिए जी, उस वक्त जब ये हो रहा था कि हेड जो है उसको गार्डियन कोर्ट जाना पड़ता था, लॉयर करना पड़ता था, फिर वहाँ जाके हम उनकी गार्डियनशिप एक एक बच्चे की लेनी, और वो उस वक्त भी ज़रूरत पड़ती थी कि बच्चों ने अगर स्कूल के लिए, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, देन जॉब्स के लिए बच्चों के लिए मुश्किल, बैंक अकाउंट नहीं खुल सकता था, तो बच्चों के लिए बहुत सी मुश्किलात थी। कमिंग टू द पॉलिसी मैडम, मैं चाहूंगी आप नाज़रीन को ये बताएं कि इस पॉलिसी में जो है उसके मेन सब्सटेंस क्या है, पॉलिसी कहती क्या है कि किस तरह से जो है हेड्स ऑफ ऑर्फनेजेस जो हैं वो अब लीगली बच्चों की गार्डियनशिप एक्वायर कर सकते हैं। और इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को बताना कि इससे पहले कि आप बच्चों की गार्डियनशिप लें, कानूनी तौर पर आपने अपने आप को भी रजिस्टर कराना होगा। बिल्कुल, हर इदारा जो है वो अपने आप को रजिस्टर तो कराता है, और बच्चों के लिए जब आपने गार्डियनशिप लेनी है तो आपको अब कोर्ट में नहीं जाना, आप एक ही दफ़ा हेड जो है अपना एफिडेविट देता है कि जी मेरे पास ये बच्चे हैं, पूरा रिकॉर्ड बच्चों का जो भी है। अब सारे बच्चों का रिकॉर्ड भी नहीं हमारे पास होता, जो बच्चे गांव से लोग लेके आते हैं, कोई उनके ये अबैंडन बच्चे जो मिल जाते हैं लेफ्ट हेयर एंड देयर, तो उनके पास तो कुछ भी नहीं होता, कोई नाम भी नहीं होता, उनको फिक्टिशियस नाम देके हम उनके लिए
बनाते हैं इनके पेपर्स। तो मतलब अब ये सारा डोमेन जो है वो जिस भी इंस्टीट्यूशन के पास जा रहा है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो है वो लीगल गार्डियन है, और वो उनके नाम से ही बच्चों के स्मार्ट कार्ड्स बनते हैं, और जब वो 18 के हो जाएं तो ऑटोमेटिकली फिर उनका जो है कार्ड NIC बन जाता है। आपकी तरफ मैं आऊंगी, मैं साइमा आपसे पूछना चाहूंगी कि हमने जनरली तो बात की पाकिस्तान में ऑर्फन्स, यतीम बच्चों के राइट्स के हवाले से, ठीक है, लेकिन एक वो कैटेगरी भी है जिसका आपने भी राइटली सो पहले मेंशन किया, स्ट्रीट चिल्ड्रन की, चाइल्ड बेगर्स की, ठीक है। तो जहाँ पे हम बात करते हैं हमारे लॉज की, जहाँ पे हम बात करते हैं हमारे पॉलिसीज़ की, तो आपको लगता है कि करंटली जो है हमारे कवानीन कितने इंक्लूसिव हैं और किस हद तक जो हैं वो सक्सेसफुल साबित हुए हैं इस तरह के बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए? UN की कन्वेंशन है ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड, ये सबसे ज्यादा वेल नोन एक पूरी दुनिया में एक कन्वेंशन है, जिससे फिर जो नेशनल लेजिस्लेशन है वो निकलती है। पाकिस्तान उन पहले 9-10 मुल्कों में से था जिसने इसको रेटिफाई किया था, और ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है। ये बच्चों के हर किस्म के राइट्स, एजुकेशन, हेल्थ, प्रोटेक्शन सबको कवर करती है, और साथ ये भी बताती है कि गवर्नमेंट्स को क्या इकदाम करने की जरूरत है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की 2 कन्वेंशंस हैं जो बेसिकली स्पेसिफिकली वर्किंग चिल्ड्रन के बारे में है, और उसको भी पाकिस्तान ने रेटिफाई किया हुआ है। फिर और कुछ लॉज हैं चाइल्ड लेबर पे, कॉर्पोरल पनिशमेंट पे, जो कि मुख्तलिफ सूबों में भी हैं और कैपिटल टेरिटरी में भी हैं, लेकिन आई थिंक असल तो इशू इन सारी लॉज की इम्प्लीमेंटेशन का है। मैडम, इम्प्लीमेंटेशन भी, और मैं समझती हूँ पर्टिकुलरली एज ए लॉयर, आई थिंक ऐसे भी दुनिया में हम ममालिक देखते हैं जहाँ पे ऑर्फन्स को बड़े कैटेगोरिकली, बड़ी स्पेसिफिकली जब उनके राइट्स की बात आती तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनका हवाला दिया गया है, ऐसी भी कंट्रीज हैं। सो आई थिंक परहैप्स अगर हम इस नेग्लेक्टेड स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी को हम ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहें, जो कि बनती है बिकॉज ये बहुत वनरेबल सेगमेंट है ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, तो इस तरह से भी स्पेशलाइज्ड लॉज जो हैं वो होने चाहिए। आपकी तरफ मैं आऊंगी एंड कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द शो, से पूछना चाहूंगी कि आप नाज़रीन को बताएं, देखिए हमने ऑर्फन्स के बारे में तो बताया लोगों को, लेकिन आप ये भी बताएं, देखें एक वो भी कैटेगरी है जहाँ पे जिस तरह के हम पहले भी मेंशन कर रहे थे, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, ठीक है, चाइल्ड बेगर्स हैं, ठीक है, और ये वो बच्चे हैं जो कि बहुत वनरेबल हैं बिकॉज इनको अबडक्ट किया जा सकता है, इनको जो है किसी भी किस्म के अब्यूज़ में इन्वॉल्व किया जा सकता है, इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है इन वेज मोर देन वन। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कोई कानून मौजूद है? तो इनके लिए एक बड़ा अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव पंजाब का डेस्टिट्यूट एंड नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन एक्ट है, जो बेसिकली स्पेसिफिकली इन कैटेगरीज को केटर करता है, जिसमें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन के बारे में बात की हुई है, चाइल्ड बेगरी के बारे में बात की हुई है, वो बच्चे जो कि ड्रग्स और नारकोटिक्स में एक्सप्लॉयट होते हैं उनके बारे में बात की हुई है, और वो चाइल्ड वेलफेयर वाले कस्टडी में अपनी ले लेते हैं, और 18 साल तक वो जब तक मैच्योर नहीं बच्चा हो जाता, जो कि जो कानून का एक जनरल नॉर्म है, सो वो उनको रखते हैं, और बड़े सक्सेसफुल केसेस भी इन्होंने किए हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द अपलॉडेबल वर्क जो कि स्टेट कर रही है, दिस इज़ द ओनरशिप ऑफ द स्टेट जिसने ये लेना। और इस हवाले से आप देखें बहुत बच्चे रिकवर भी हुए हैं, बहुत ज़्यादा माफिया गैंग्स जो उनको ब्रेक डाउन भी किया गया है। अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है, आई थिंक जो कि नाजरीन के इंटरेस्ट का होगा, वो ये आप नाजरीन को बताएं कि बहुत दफ़ा हम देखते हैं कि बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है लेकिन वो होते अपने वालिदैन की कस्टडी में, ठीक है, तो यहाँ पे फिर कानून कैसे इन्वोक होगा? बिकॉज वो जो भी काम कर रहे होंगे वो तो अपने वालिदैन की मर्जी से कर रहे होंगे। इसमें एडिंग और बेटिंग का भी बहुत डिटेल में बताया हुआ है, और इसमें अगर आप इन्फॉर्मर हैं और अगर आपने फॉल्स या विक्सिशियस, मतलब कि अगर फॉल्स एलिगेशन ली हुई है, मिस इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसके अंदर इन्फॉर्मर की शेप में, अब इन्फॉर्मर की डेफिनेशन में पेरेंट्स और वाइड डेफिनेशन है भी आ सकते हैं, आपका एड या बेटर भी आ सकता है, तो वो अगर आप देंगे तो उसकी बहुत बड़ी सजा है और फाइन है। अगेन इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी, 3 साल से अबव भी इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 5 साल तक भी है, 5 साल तक है डिपेंडिंग ऑन द सीरियसनेस ऑफ द क्राइम। तो बच्चा ऑफ कोर्स वी सी अ लॉट ऑफ चाइल्ड अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड केसेस सराउंडेड इन दिस जोन, ठीक है। एंड आई थिंक इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इतना मतलब ये लॉ स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपको लगता है कि टाइम है कोर्ट के सामने बच्चा पेश हो तो वो टेम्परेरली भी जो है वो उसकी कस्टडी ले लेते हैं, मतलब ये कि बच्चे की प्रोटेक्शन जो है वो पैरामाउंट एक कंसिडरेशन है इस हवाले से। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। मैडम, मैं आपकी तरफ आऊंगी एंड कमिंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द शो, आपसे पूछना चाहूंगी, देखिए हमने
لیگل ایسپیکٹس ڈسکس کیے, نادرا پالیسی جو ہے اس پر بھی روشنی ڈالی, لیکن یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں چینج کی, جب ہم بات کرتے ہیں ریفارم کی, وہاں پہ ہم لوگ اس قسم کے بچے جن کو انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں چھوڑ دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, ان کی ری انٹیگریشن کی بھی بات کریں تو معاشرے میں ان کو واپس پلٹانے کی بات کرتے ہیں, تو پاسبل یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ ہم تو کر رہے ہیں, کیونکہ ہم وہ نہیں ہیں کہ جی اتنا 18 سال کا بچہ ہو گیا اور بس آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کو. ہمارے ساتھ یہ ہے کہ بچے جو ہیں, لڑکے جو ہیں ایجوکیشن جو ہے کمپلیٹ کریں, فارمل ایجوکیشن, اور اگر وہ نہیں ہیں, ان میں پوٹینشیل نہیں ہے, لیکن کوئی سکل دیتے ہیں ہم, when the child can support himself, can stand on his own feet, then only we allow him to leave the place. ایک تو یہ ہے. اور گرلس کے لیے یہ ہے ہمارے پاس, they stay with us till they get married. They may complete their education, they may go to work, and they do. یہ جو ہے BBA کر لیا, MBA کر لیا, ماسٹرز کر لیا, ٹیچنگ ان اسکولز, کالجز, جابس تو ہوتی ہیں ان کی, but they come back. And this is their home, and they leave only when they get married. میڈم آپ کا پوائنٹ آ گیا, آپ کی طرف آؤں گی میڈم سائمہ, ان کمنگ ٹورڈز دا کنکلوژن آف دا شو آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں ان تمام ایشوز کو ریپ اپ کرنے کی, تو آئی تھنک ایک چیز جو سامنے بار بار آئی ہے گلیئرنگلی, وہ یہ ہے کہ لاز تو اپنی جگہ ایگزسٹ کرتے ہیں, لیکن پرابلم آتی ہے ان کی امپلیمنٹیشن میں. تو اس حوالے سے جہاں پہ ہم آف کورس امپلیمنٹیشن کی ان ڈفرنٹ پیرامیٹرز بات کرتے ہیں, وہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میڈیا کا جو ہے امپلیمنٹیشن میں کیا کردار پاسبلی ہو سکتا ہے؟ اس میں میڈیا کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ فائنلی جسٹ ٹو ریپ اپ, آئی وانٹیڈ ٹو سے کہ آج ہم نے جو بات کی ڈفرنٹ گروپس آف چلڈرن, بیسیکلی بچے جو کام کر رہے ہیں and are in exploitative situations, ان کے لیے لاز آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں, ان کی لاز کی انفورسمنٹ کی ضرورت ہے. تو آئی تھنک جسٹ دیر از اے نیڈ کہ اس کے بارے میں اویئرنیس ریزنگ, آج ہم نے آرفنیجز اور ان سب چیزوں کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے تھرو یور شو فاطمہ, اینڈ آئی تھنک اگین گوئنگ فارورڈ دس از سمتھنگ that we should continue. And then finally on education, I would like to end my comment. In sare issues mein obviously education plays an important role, because when we talk about child protection, often education is a way of protecting children. بالکل میڈم آپ کا پوائنٹ آ گیا. On which note I would like to conclude today's show. Thank you so much Miss Naima, thank you so much Madam Almas, and thank you so much Miss Saima for being here with us today. ناظرین, آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا جس میں ہم نے جنرلی بات کی پاکستان میں آرفن رائٹس کے حوالے سے. ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم آپ کو بتائیں کہ وہ بچے جن کو ان کے والدین جو ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں, اسٹریٹ چلڈرن, چائلڈ بیگرز, آرفنز جو ہیں, ان کے قانون میں جو ہیں وہ کیا رائٹس ہیں. اس حوالے سے مور پرٹیکولرلی 2014 میں جو نادرا کی پالیسی پاس ہوئی تھی اس کے بارے میں ہم نے آپ کی رہنمائی کی. بات اگر آتی ہے تو وہ آتی ہے ان تمام پالیسیز کو, ان لاز کو, فنڈامنٹل رائٹس جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی. اور امپلیمنٹیشن جو ہے وہ صرف تبھی ہو سکتی ہے جب لوگوں کو ان بنیادی لاز کا, اس لیجسلیٹو فریم ورک کا, ان تمام ایشوز کا جن کے بارے میں ہم نے آج بات کی, اویئرنیس ہوگی. اور اس میں سمجھتی ہوں میڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ ہاتھ ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے تک کے لیے اپنی میزبان فاطمہ شاہین کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.